हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का द डायमंड एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का पहला लेक्चर कर लिया था और आज हम इसका दूसरा लेक्चर करेंगे। तो पहले लेक्चर में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सारी कंडीशंस हमने रिएक्शंस के बारे में देखी थी और हमने केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना भी सीखा था लास्ट क्लास में कि रिएक्शंस को किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, यानी रिएक्शंस कितने तरीके की होती हैं, वो कितने तरीके से हमने बांट रखी है, उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर रखा है। तो उन सभी को इस लेक्चर में करने वाले हैं और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यही है, क्योंकि इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जितनी भी तरीके की रिएक्शंस होती हैं उन सभी को पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो देखते हैं, देखो कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये आइडिया दे देता हूं तो कितने तरीके की रिएक्शंस हैं वो सारी चीजें देखो। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम रिएक्शन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे किन्हीं भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाए, जुड़ना कॉम्बिनेशन हो जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो हम तीन तरीके से पढ़ेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ हीट के साथ में किस तरीके से होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके से हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला है रेडॉक्स रिएक्शन। तो मेनली इस चैप्टर में ये 5 रिएक्शंस ही होती हैं। कौन कौन सी हैं? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइन करके जो बनता है वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ऐसे रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इनको कॉम्बिनेशन करके उसको रेडॉक्स रिएक्शन ही क्यों बोलते हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट, इस चैप्टर में कुछ और भी हम रिएक्शंस हैं जो यहाँ पर यूज होती रहेंगी। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इनको भी हम वन बाय वन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मेनली तो ये 5 तरीके की हैं, ये भी हमारे इस चैप्टर के बीच बीच में हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान से देखना भाई इसे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? नाम से ही क्लियर हो रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किन्हीं भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन, किन्हीं भी दो चीजों का जुड़ जाना। तो दो चीजें अगर जुड़ रही हैं, कंबाइन हो रही हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन हो रहा है। यानी आप यहां पे देखोगे कि अगर कोई दो रिएक्टेंट जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम बोल देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान रखना है, 2 प्रोडक्ट हो, 3 प्रोडक्ट हो, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट अगर मिलके जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, वही रिएक्शन क्या हो जाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। एग्जांपल से आप देख सकते हो, वैसे भी आप देख सकते हो कि A प्लस B, हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? एक A है, दूसरा कौन सा है? B है। दोनों जुड़े, दोनों कंबाइन हुए और मिलके क्या बना दिया है भाई? AB बना दिया है। तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो A और B यहाँ पर दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं। क्या बोलते हैं? हमें रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और इनसे जो बना है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो A और B दोनों रिएक्टेंट्स ने कंबाइन किया, कॉम्बिनेशन हुए और उसके बाद में क्या बनाया भाई? इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया है। डेफिनेशन आप देख सकते हो, ए केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, कितने होने चाहिए? 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो 2 या 2 से ज्यादा अगर रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो एक सिंगल प्रोडक्ट अगर बन रहा है उसी रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन वगैरह नोट कर लेना है आप लोगों को। अगले इसमें एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल इस रिएक्शन के क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कौन कौन से एग्जांपल होंगे। तो पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग का मतलब हमें पता है, बर्निंग जहां पे वर्ड आ जाए तो उसमें आपको समझना है कि एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवानी है। बर्निंग मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवानी है। अब देखो बर्निंग ऑफ कोल का मतलब क्या है? कोल यानी कार्बन। तो कार्बन की रिएक्शन किसके साथ में करवानी है? ऑक्सीजन के साथ में करवानी है। तो कार्बन है सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होता है, दोनों ने कंबाइन किया और कंबाइन करके क्या बना दिया भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया। यानी हुआ क्या है? दोनों मिले, कंबाइन हुए, कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बना दिए, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही
पार्ट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो CO2 बना है किस तरीके से बना है, जो कार्बन है वो O2 के साथ में रिएक्ट करेगा कार्बन, और O2 के साथ में रिएक्ट करके क्या बन जाएगा हमारा CO2 फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगी बर्निंग ऑफ कोल। तो इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं, यानी कॉम्बिनेशन हो रहा है सीधा सीधा सा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी H2O किस तरीके से बनता है। तो H2O किस तरीके से बनेगा भाई, देखो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन किसके साथ में करवाई हमने, ऑक्सीजन के साथ में करवाई। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा, कंबाइन होगा, उसी से क्या बन जाता है, H2O बन जाएगा। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, है ना, इधर 2 आ जाएगा बैलेंस करने के लिए, और इधर भी क्या आ गया है, यहाँ पे 2 आ गया है। तो बैलेंस करने के लिए 2 आ जाएगा, बैलेंस करना हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके H2O बना दिया, यानी ये भी जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो H2O किस तरीके से बन रहा है, हाइड्रोजन है H2 किसके साथ में रिएक्ट किया है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ही ये क्या बन जाएगा हमारा H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हमारा वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। अब कुछ बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा, जी यहाँ पे ऑक्सीजन को आपने O2 क्यों लिखा है, या हाइड्रोजन को आपने H2 क्यों लिखा है, आप हाइड्रोजन को केवल H क्यों नहीं लिख रहे हो, या ऑक्सीजन को केवल O क्यों नहीं लिख रहे हो। बहुत नॉर्मल सा डाउट आ जाता है बच्चों का। तो बच्चा ये जो H2 या O2, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ये डाई एटॉमिक गैसेस होती हैं। कैसी होती हैं, डाई एटॉमिक, यानी ये हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं। हाइड्रोजन हमेशा H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ऑक्सीजन हमेशा O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा बहुत सारी और गैसेस हैं, जैसे N2 है, F2 है, Cl2 है, ठीक है, Br2 है। तो ये सब डाई एटॉमिक होते हैं। कैसे होते हैं, डाई एटॉमिक होते हैं। ये इस तरीके से कभी नहीं मिलेगा कि नाइट्रोजन अकेला मिल रहा है, ऑक्सीजन अकेला मिल रहा है, या हाइड्रोजन अकेला मिल रहा है। ये मोनो एटॉमिक नहीं होते हैं, ये हमेशा नेचर के अंदर ही डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कभी भी कहीं भी इस तरीके से लिखा आए तो आप O2 और H2 ही लिखोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगली रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सभी बच्चों को अच्छे से आना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम इसे, ये कैल्शियम है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो क्या बोल देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विकलाइम। ये नाम याद होने चाहिए, बहुत जरूरी है, नाम बहुत ही जरूरी है, याद होना चाहिए। तो क्विकलाइम किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ में रिएक्शन किया। क्विकलाइम ने अगर वाटर के साथ में रिएक्शन करा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं इसे, सिलेक्ट लाइम। अब देखो यहाँ पे क्विकलाइम और वाटर दोनों ने कंबाइन किया, कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना दिया। इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही हिस्सा हो गया। अब ये बना कैसे है, यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे पहले क्या भरा हुआ है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम है। इसमें अगर हम वाटर, यहाँ पे वाटर है, इस वाटर को हमने इसके अंदर डाला, तो वाटर को इसके अंदर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, सिलेक्ट लाइम बन जाएगा। अब देखो क्विकलाइम या सिलेक्ट लाइम होते क्या हैं, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिए। आपने देखा है कि पहले के टाइम पे जैसे कलई जो होती थी, जो दीवारों पे हम वाइटिंग करते थे, दीवारों पे जो सफ़ेदी की जाती थी, तो कलई जो होती थी उसमें जब हम पानी डालते थे तो पानी जब भरा जाता था, पहले के टाइम पे ज़्यादातर किया जाता, आजकल तो जो है नए नए तरीके के डिस्टम्बर वगैरह आ चुके हैं। तो उसमें होता क्या था, उसमें क्या होता था कि जैसे ही हम पानी डालते थे तो उसमें से बहुत सारी हीट निकलती थी। आपने देखा भी वो भाप टाइप की निकलती थी, और जिस कंटेनर में हम उसे रखते थे उसमें वो हीट हो जाती थी, गर्म हो जाता था कंटेनर पूरा का पूरा। तो वही रिएक्शन है। जब ये रिएक्शन होती है, क्विकलाइम हम उसी को बोलते हैं जो कलई हुआ करती थी, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड से बोला जाता है। उसमें जैसे ही हम वाटर को डालते थे तो सिलेक्ट लाइम बनता था, इसके साथ में यहाँ पर बहुत सारी हीट भी निकलती थी, एनर्जी भी लिबरेट होती थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से रिएक्शन होती थी। तो अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत से बच्चों को ये डाउट आता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें कैसे पता चला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस ही होगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaOH ही क्यों नहीं हुआ। जिस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, उसी तरीके से CaOH क्यों नहीं हुआ। आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस तरीके से क्यों लिखा है, इसके पीछे रीजन क्या है वो हमें समझाइए। तो इसको देखो, आप यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये ट्वाइस यहाँ पे क्यों आया, या यहाँ पर ये क्यों नहीं बना है, इसका रीजन क्या है वो हम समझते हैं ध्यान से।
देखो लास्ट क्लास में वैसे मैंने आपको वैलेंस चार्ट शीट जो थी वो मैंने बताया था वहां पर किस पे कितना चार्ज आता है। तो मैंने ये बताया था जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उन पे कितना चार्ज आता है भाई, +1 चार्ज आता है, और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं उन पे कितना चार्ज आता है, +2 चार्ज आता है, बताया था। तो यहाँ पे सोडियम देखो, सोडियम पे कितना चार्ज होता है, Na+1 होता है। OH माइनस हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। तो 1 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं कैल्शियम की, तो कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, और हाइड्रोक्साइड आयन पे कितना होता है, -1 होता है। तो 1 का इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली अगर आपसे बोल दिया जाए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, तो एल्युमिनियम पे कितना होता है भाई, +3 चार्ज होता है, पता है ना, वहां पे लिखवाया था हमने। और OH पे कितना होता है, -1 होता है। तो 1 का इधर मल्टीप्लाई करो, 3 का इधर करो, तो कितना हो जाएगा, AlOH का होल थ्राइस। तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। तो कहां पर केवल OH आएगा, कहां पर 2 आ जाएगा या कहां पर 3 आएगा, वो डिपेंड करता है कि कितना कितना चार्ज है। चार्ज को देखते हुए हम इनका फॉर्मेशन करेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बनता है। अब देखो यहां पे हुआ क्या, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है वो हमने दीवार पे कर दिया है, जो भी वॉल्स हैं घरों के उस दीवार पे कर दिया है। अब जो दीवार पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किया है तो वो एयर के साथ में रिएक्शन करेगा। एयर यानी एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जब ये रिएक्शन करता है तो इससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, प्लस वाटर बनता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। तो हुआ क्या है, क्विक लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम का क्या मतलब होता था भाई, CaO। क्विक लाइम में हमने वाटर मिलाया, वाटर मिला के क्या बन गया, सिलेक्ट लाइम। जो सिलेक्ट लाइम बना है उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन हो जाती है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर में है। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ में रिएक्शन करने से ही क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, जिसको हम लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं। और जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तो दीवार जो थी वहां पर, जो दीवार पे जैसे ही हमने पॉलिश किया तो वहां पर एक साइनी आ जाती है, दीवार चमकने लगती है, दीवार पे चमक आने लगती है। तो चमक कब आती है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, यानी कि लाइम स्टोन बना लेता है। उसी से दीवार चमकीली दिखाई देती है, साइनिंग आ जाती है, चमकदार दिखाई देती है। आप ऐसे यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं उनसे समझो। A solution of select lime produced is used for white washing walls। ठीक है, white washing walls के लिए इसका यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ में धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करके एक थिन लेयर बना देगा। किसकी बनाएगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जब थिन लेयर बन जाती है तो उसी से वो साइनी सा नजर आता है। अगले पॉइंट में देखिए इस चीज को, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days। तो 2 या 3 दिन के बाद में पूरी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट की छोटी सी लेयर बन जाती है और व्हाइट वॉशिंग एंड गिव्स ए शाइनी फिनिश। कैसा दे रहा है भाई, साइनी फिनिश टू द वॉल्स। तो इसीलिए दीवार जो है चमक जाती है, चमकदार दिखाई देती है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, तो जो मार्बल का केमिकल फॉर्मूला होता है इज ऑल्सो CaCO3। यानी मार्बल का भी फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, इसीलिए वो चमकदार दिखाई देती है। ठीक है, तो क्या समझे आप, जैसे ही हमने क्विक लाइम, जैसे ही हमने एक बार देख लेते हैं, जैसे ही हमने क्विक लाइम जैसे CaO इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई है भाई, वाटर के साथ में करवाई है, तो क्या बन गया, सिलेक्ट लाइम बन गया। इसकी रिएक्शन CO2 के साथ में जैसे हमने करवाया तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम स्टोन का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए जो दीवार होती है वो चमकीली दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे करते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। ध्यान से देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शंस जिनमें एनर्जी अपने आप लिबरेट हो, अपने आप ही अगर एनर्जी लिबरेट हो रही है उनको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब होता है ऐसी रिएक्शंस जिनको पूरा कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़े।
एनर्जी अगर देनी पड़ रही है उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल आप देख सकते हो, पहले डेफिनेशन देख लो। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, हीट या एनर्जी रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic chemical reactions। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आप डेफिनेशन दे सकते हो। इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का जो बर्निंग है, बर्निंग का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, क्या होता है भाई, ऑक्सीजन के साथ में अगर रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो रही है, उसी को आप बर्निंग के नाम से जान सकते हो। जैसे मैग्नीशियम की बर्निंग का मतलब हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप बैलेंस करना चाहोगे, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। मैग्नीशियम को बैलेंस करोगे तो इधर 2 आ जाएगा। बर्निंग यानी दिस इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, नेचुरल गैस होता है मेथेन। क्या बोलते हैं इसे हम, मेथेन। इसका नाम मेथेन क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, वो सब हम बातें आगे पढ़ेंगे। IUPAC नेमिंग जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो IUPAC जब पढ़ेंगे वहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी कि मेथेन क्या है, एथेन क्या है, प्रोपेन क्या है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब देखो, नेचुरल गैस यानी मेथेन CH4 को हम बोलते हैं। CH4 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवा दी तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्लस बाहर क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, हीट निकल रही है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब सीधा सा समझो, जहां पे हीट निकल रही हो वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखो, हमारा है रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हम जो सांस ले रहे हैं, है ना, हम सांस ले रहे हैं, हो क्या रहा है भाई, वहां पे सांस लेते समय क्या होता है, सांस हमने ली, जैसे ऑक्सीजन गैस लिया, ऑक्सीजन गैस लेने से हम बाहर क्या निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। अब उससे होता क्या है, एनर्जी यानी हीट कैसे मिल रही है हम लोगों को। देखो, हमारे अंदर हम खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त हमारे जो खाना है पेट के अंदर, वो उसमें शुगर है, क्या बोलेंगे, शुगर है, शुगर यानी C6H12O6, है ना। अच्छा, इसमें जो शुगर है C6H12O6 ग्लूकोज है, उसकी रिएक्शन किसके साथ में होती है भाई, उसकी रिएक्शन होती है हमारी ऑक्सीजन के साथ में। जैसे ही हमने इसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा, और बाहर क्या निकल जाती है, एनर्जी। सॉरी, बाहर तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और हमें क्या मिलती है, उससे एनर्जी मिलती है। हमें इसी एनर्जी से, देखो आप ये सोच के देखो, हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, है ना, इतनी सारी चीजें करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अब हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी मिल कहां से रही है, तो एनर्जी ज्यादातर मेन सोर्स तो क्या होता है, एक खाने से होता है। खाने से सांस ली, सांस लेने से क्या होता है, जो हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, और उससे क्या बन जाता है, एनर्जी की लिबरेशन होती है, एनर्जी हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है। उसी एनर्जी से हम घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। दूसरा कहां से मिल रही है, सनलाइट है, सनलाइट भी एक एनर्जी का सोर्स है, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, वहां से भी हमें एनर्जी मिल जाती है। तो यही मेनली तरीके तो यही है एनर्जी के। तो ये भी क्या है भाई, यहाँ पे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है सीधा सा। अगला देखते हैं। अच्छा, एक और है यहाँ पे, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल होता है, एनर्जी लिबरेट होती है। अगला है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक का ही मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिनको पूरा कराने के लिए हमें हीट की जरूरत होती है। एक्सोथर्मिक का बिल्कुल उल्टा है। एक्सोथर्मिक क्या होता था भाई, हीट हमें रिलीज होती थी, लेकिन यहां पर रिएक्शन को पूरा कराने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। अगर हीट देनी पड़ रही है तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो हीट एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी, उसको हम एंडोथर्मिक बोलेंगे। एग्जांपल आप देख सकते हो, एग्जांपल क्या है, आयरन है। आयरन की रिएक्शन किसके साथ में करवाई है भाई, सल्फर के साथ में करवाई है, और उसको क्या किया है, हीट। हीट को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई, ये हीट का सिंबल होता है। तो हीट करवाया है, हीट कराने से ही आयरन अगर सल्फर के साथ में हीट कर रहा है तो क्या बन रहा है, आयरन सल्फाइड। क्या बन रहा है, आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड हमारा बन गया है। यहां पर आप इस तरीके से देख सकते हो, देखो क्या भरा हुआ था हमारे पास, आयरन था। आयरन की रिएक्शन किसके साथ में करवा दी, सल्फर के साथ में, तो उससे क्या बन जाएगा, आयरन सल्फाइड हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर हीट दोगे, अगर हीट दोगे इसको, यहां पर हीट अगर गिवन की जाएगी तभी ये रिएक्शन होगी। अगर हीट दी नहीं जा रही है तो इसका मतलब ये रिएक्शन अपने आप बिना हीट के पॉसिबल नहीं है। तो हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, इसीलिए इसका नाम क्या है भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। अगला हम देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो
तो ये सारी चीज़ें क्या थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ा, कॉम्बिनेशन के अंदर हमने ये भी देख लिया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं या एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा होती है। किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा होती है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता था कोई भी दो चीज़ें, कोई भी दो रिएक्ट जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा? कोई एक प्रोडक्ट टूट के दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में जो है टूट जाएगा। तो होगा क्या यहाँ पे? देखो एक रिएक्टेंट है, क्या है? रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट से क्या बन गए भाई? दो प्रोडक्ट बन गए, ये दो प्रोडक्ट बन गए, यानी एक टूटकर दो में अलग अलग स्प्लिट हो गया है। इसको बोलेंगे हम डिकम्पोज हो गया है, टूट गया है। डिकम्पोज होने का मतलब है टूटना। तो कोई भी एक हमें रिएक्टेंट दिया है, उससे दो या दो से ज़्यादा अगर हमें प्रोडक्ट मिल जाए, उसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड इज स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सीधा सीधा आप देख सकते हो, कॉम्बिनेशन जुड़ना, डिकम्पोजिशन मतलब टूट जाना। अब जो डिकम्पोजिशन होता है वो कितने तरीके से, कितनी कंडीशंस के अंदर अंदर हो सकता है? तो पहली कंडीशन है हीट। हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो जाता है। हीट दोगे तो अगर कोई भी रिएक्टेंट है वो टूट रहा है तो हीट की प्रेजेंस में हो जाता है। दूसरा होता है लाइट एनर्जी, तो सनलाइट की प्रेजेंस में भी डिकम्पोजिशन हो जाता है। और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। तो इन तीनों को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में कैसे हो रहा है, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में कैसे हो रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कैसे हो रहा है। तो पहला हम देखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो हीट की प्रेजेंस में हमने एक एग्जांपल देखा है, देखो हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग हमने करवा दी। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हीट करवा रहे हैं। हीट का सिंबल ये होता है। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करवाया तो उससे क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड अभी अभी हमने पढ़ा था, इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब? क्विकलाइम। क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस बाहर क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी जो हमने पढ़ा था रिएक्शन, उसका ही ये उल्टा हो गया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है एक तरीके से यहाँ पे। तो ये हमारा किसके प्रेजेंस में हुआ है? हीट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये किसका आ गया एग्जांपल? हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन का ही, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो हीट के साथ में रिएक्शन हो रही है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। क्या बोला मैंने? हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का मतलब होता है FeSO4। यहाँ पर देखो एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आयरन के ऊपर +2 चार्ज है तो उसको हम बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस। Fe+2 फॉर्म में अगर आ रहा है फेरस बोलेंगे। अगर Fe पे +3 चार्ज आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं? फेरिक। तो ये फेरिक होता है और ये क्या होता है? फेरस होता है। तो फेरस एंड फेरिक। अब देखो यहाँ पे फेरस सल्फेट दे रखा है, इसको अगर हमने हीट करवाया, हीट यानी लाइट हमने नीचे से हीट दे दी है, हमने कोई चीज़ गैस वगैरह जला दी, उसको हीट दे दिया। तो जैसे हमने हीट दिया इसको, तो हीट देने से जो फेरस सल्फेट है उससे क्या बनेगा पता है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनता है, प्लस बाहर क्या निकलेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो दो ऑक्सीजन है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, तीन ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको हम बोलेंगे। ठीक है। अगला एग्जांपल आप देख सकते हो, जो हमारा फेरस सल्फेट था, तो फेरस सल्फेट की रिएक्शन अगर हम वाटर क्रिस्टल के साथ में करवाते हैं तो ये है ना FeSO4.7H2O के फॉर्म में होता है। और इसका जो कलर होता है, ध्यान रखेंगे, ग्रीन कलर का होता है। अगर हम इसको हीट करवा दें तो जो वाटर के क्रिस्टल दे रखे थे वो यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। तो FeSO4 प्लस 7H2O, और इसका कलर कैसा होता है? कलरलेस होगा भाई, है ना। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है हीट के साथ में हो रही है और अलग अलग जगह ही टूट चुके हैं। तो ये भी जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अगला देख लेते हैं भाई। अगला है हमारा लेड नाइट्रेट। क्या है? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल थ्राइस। अब लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला यही क्यों आया वो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि लेड पे कितना चार्ज होता है? +2 होता है। नाइट्रेट पे कितना होता है? NO3 -1 होता है। तो -1 का इधर मल्टीप्लाई, 2 का इधर मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा? PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ये हो गया हमारा लेड नाइट्रेट। इसको अगर हम हीट करवा दें तो हीट करवाने पे क्या बनता है? PbO मतलब लेड ऑक्साइड, प्लस बाहर क्या निकलेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या निकलेगा? ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये एक था हमारे पास, तीन चीज़ों में अलग अलग ये स्प्लिट हो चुका है, टूट चुका है। यही है डिकम्पोजिशन। अब देखो, ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो रही हैं उनको हम क्या बोलेंगे भाई?
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। थर्मल यानी हीट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हमारी लेड नाइट्रेट की है। आगे देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एक और एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल है C12H22O11। शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। शुगर है ना, जो होता है ना C12H22O11, जो शुगर है ये दो चीज़ों में स्प्लिट होता है अगर वैसे देखा जाए। एक तो होता है अगर हम इसकी H2O के साथ में रिएक्शन करवा दें, किसके साथ में, H2O के साथ में करवा दें, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये बनता है। अब आप कहोगे ये तो आपने दोनों ही एक जैसा लिख दिया C6H12O6 C6H12O6, लेकिन नहीं, ये वाला तो शुगर है C12H22O11। इसको एक को हम बोलते हैं ग्लूकोज और दूसरे को हम बोलते हैं सुक्रोज, सॉरी फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज है और दूसरा क्या है, फ्रक्टोज होता है, ठीक है। शुगर जो होता है इसको हम सुक्रोज के नाम से जान सकते हैं। तो सुक्रोज की रिएक्शन अगर H2O के साथ में करवाई जाए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। ये इनके फॉर्मूला तो सेम नज़र आ रहे हैं C6H12O6 C6H12O6, लेकिन दोनों के नाम अलग है, एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है। 12th क्लास में बहुत डिटेल में हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, पढ़ते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर देखो क्या होता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं बिल्कुल अलग तरीके के हैं। एक के अंदर एल्डिहाइड होता है, एक के अंदर कीटोन होता है, तो इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी की पूरी अलग अलग होती हैं। तो वो हम वहाँ पे बातें करेंगे आगे चल के। तो यहाँ पर देखो शुगर है, शुगर को हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन और वाटर में, यानी हीट की प्रेजेंस में ये भी अलग अलग टूट गया है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखो कितने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग हमने देखी थी। दूसरी हमने हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट की हमने हीटिंग देखी है, और हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट और हीटिंग ऑफ शुगर। तो ये हमने 4 रिएक्शंस इसकी पढ़ी हैं। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू लाइट। तो हीट की प्रेजेंस में तो देख लिया, अब हमें देखना है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में किस तरीके से होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखो, डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। तो लाइट की प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस। हीट की प्रेजेंस में जो हो रहा था उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और लाइट की प्रेजेंस यानी सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हो रहा है तो उसे हम फोटोलिसिस बोलेंगे। देखो सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr है। AgBr के रिएक्शन अगर सनलाइट की प्रेजेंस में करवाई जाए, सनलाइट उसके ऊपर डाल दी जाए सिल्वर ब्रोमाइड के पास, तो सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमीन अलग हो जाता है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन, यानी ये भी क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, अलग अलग हो गया है। सेम बिल्कुल वैसे जिस तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड ने रिएक्शन की है, सेम उसी तरीके से सिल्वर क्लोराइड भी रिएक्शन करती है। सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनेगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सिल्वर ब्रोमाइड से किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर में, और सिल्वर क्लोराइड भी सिल्वर, और यहाँ पर ये ब्रोमीन निकला है और इधर क्या निकला है, क्लोरीन गैस निकल गई है। तो इसी को हम बोल रहे हैं किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट या लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। ये जो दोनों रिएक्शन हैं, इन दोनों ही रिएक्शन का जो यूज किया जाता है वो फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। आप देख सकते हो, बोथ दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। किस तरीके की फोटोग्राफी में किया जाता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है वहां पर इनका यूज किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। तो फोटोग्राफी जो की जाती है वहां पर इन दोनों ही रिएक्शंस का हम यूज करते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है, उस रिएक्शन का नाम लिखो या उस रिएक्शन को दिखाओ कौन सी रिएक्शन है वो पूरी की पूरी उस तरीके से है। अगला है हमारा, देखो हमने पहले हीट की प्रेजेंस में देख लिया है और हमने लाइट की प्रेजेंस में देख लिया है। अब हम देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किस तरीके से यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रिसिटी यानी H2O। जैसे ही हम H2O जो पानी है, पानी के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी डाल दें तो पानी के अंदर जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को अलग अलग लिबरेट कर देती है। पानी है, कंटेनर है, पानी डाल रखा है, उसके अंदर इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। तो उसमें जो है एक जगह ऑक्सीजन आ जाता है और दूसरी जगह हाइड्रोजन आ जाता है। कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिख रखा है, देखो कंटेनर है, वाटर भर रखा है, और जैसे ही हमने इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया तो एक एनोड है ऑक्सीजन वाला, ये एनोड पे है,
और हाइड्रोजन वाला कैथोड पे है। और एनोड पे जो चार्ज होता है यहाँ पर पॉजिटिव होगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके से यहाँ है। और हुआ क्या है, H2O है, H2O जो था, H2O में H2 और O2 दो थे, तो ऑक्सीजन तो कहाँ पे आ जाता है, एनोड पर, और हाइड्रोजन किस पे चला जाता है, कैथोड पे चला जाता है। तो इस तरीके से जो वाटर होता है वो अलग अलग हाइड्रोजन और गैस को अलग अलग सेपरेट कर देगा। तो ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है। इसी को हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस वाली रिएक्शन के नाम से भी देख सकते हैं। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है इसका जो है यूज यहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे रिएक्शन देखते हैं एक और थोड़ी सी और क्या है भाई, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स का क्या मतलब होता है, रिएक्टिविटी सीरीज देखो एक ऐसी सीरीज बना रखी है जहां पर हम ये देखेंगे कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होता है। और ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो ऊपर रखे गए हैं और जो कम रिएक्टिव होता है वो नीचे रखे हुए हैं। यानी ऊपर से नीचे अगर हम आए यहाँ पे तो रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज हो रही है। ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज हो रही है। ऊपर वाले क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव, नीचे वाले क्या हो जाएंगे भाई, कम रिएक्टिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आइडिया रखना है बस, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, उसी से काम हो जाएगा। यहाँ तो ये बहुत ही छोटी सी सीरीज है, 12th क्लास में जाके बहुत बड़ी सी हम सीरीज लिखवाते हैं, वहाँ पे जाके उसकी बहुत ट्रिक है। यूट्यूब पे मैंने ट्रिक भी डाल रखी है, आप उसको चाहो तो देख भी सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे ऊपर वाले जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले कम रिएक्टिव है। यानी कि मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वे ज्यादा ताकतवर हैं, ज्यादा रिएक्टिव हैं, है ना, और ये कम रिएक्टिव हैं। नीचे वाले तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नीचे वाले जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं ये ज़्यादातर गोल्ड, सोना है, चांदी है, मरकरी है, कॉपर है ना, सोना चांदी वगैरह तो बिल्कुल फ्री स्टेट में होते हैं। फ्री स्टेट का मतलब है इन्हें किसी से रिएक्शन करने का कोई इच्छा नहीं है, बहुत कम रिएक्टिव हैं, अपने अकेले ही खुश हैं। लेकिन ऊपर वाले क्या होते हैं भाई, ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ये जो है बहुत इम्प्योरिटी के साथ में मिक्स होते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है ऊपर वालों की, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज है, ध्यान रखना। रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन दे ही सकते हो आप यहाँ से, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो इसका यूज कहाँ पे होने वाला है, अगली तरीके के रिएक्शंस में हम देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का नाम से क्लियर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कोई सॉल्यूशन दे रखा है और उस सॉल्यूशन में एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, तो कोई एलिमेंट उस कैटायन को हटा के एनायन के साथ में अगर खुद जाके जुड़ रहा है, उसको डिस्प्लेस कर रहा है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो क्या है, ए बी है, ए पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव, बी पे कैसा चार्ज होगा नेगेटिव होगा। तो ए बी है और यहाँ जो है सी कोई अलग है, तो सी क्या करता है, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सी वाला क्या करता है भाई, सी वाला ए वाले पे अटैक करेगा और इस ए को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, और ए को जैसे ही यहाँ से डिस्प्लेस किया तो सी बी के साथ में जाके जुड़ जाएगा, सी बी के साथ में जाके जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ रहा है भाई ये, क्योंकि ये अकेला था, बिल्कुल तनहा था, इसे किसी की जरूरत है बॉन्डिंग करने के लिए। अगर ये पावरफुल है, सी अगर पावरफुल है, अगर इसकी रिएक्टिविटी ए से ज्यादा है, तभी ये इस पे अटैक करके इसको हटा के जुड़ जाएगा। अगर सी कम रिएक्टिव होता, लेस रिएक्टिव होगा, तो इसकी औकात ही नहीं है कि ए को यहां से हटा पाए। ये अगर पहले से ही पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो क्या ये सी इस ए को हटा पाएगा? बिल्कुल नहीं हटा पाएगा। कब हटा पाएगा? जब ये पावरफुल हो। तो पावरफुल अगर होगा, ज्यादा शक्तिशाली है, तभी ये जो है यहाँ पे ए पे अटैक करेगा, उसको हटा देगा और बी के साथ में आराम से जो है बॉन्डिंग बना देगा। तो क्या बन जाएगा, बी सी यहाँ सी बी बन जाएगा और इधर जो है ए को अलग फेंक देगा। ठीक है, तो यहाँ हुआ क्या है, जनरली यहाँ C ने A को डिस्प्लेस कर दिया है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरीके से है। व्हेन ए मोर रिएक्टिव, तो ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट है, व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव्स अनदर सिमिलर एलिमेंट हैविंग लेस रिएक्टिविटी, कैसी रिएक्टिविटी, लेस रिएक्टिविटी
from its compound, these reactions are termed as displacement reaction. तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को अगर वहां से हटा के खुद जाके जुड़ रहा है, उसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो वही जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोली जाती है। समझ गए होंगे आप लोग इसे। आगे करते हैं, देखो एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट है और यहाँ आयरन है, आयरन सल्फेट और कॉपर है। तो इस कॉपर पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होता है, +2 होता है, यहाँ पे -2 होता है। तो होगा क्या, देखो यहाँ पे आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है। आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हो, आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है। तो आयरन अगर ताकतवर है, पावरफुल है, तो आयरन अगर कॉपर पे अटैक करे यहाँ पे, तो कॉपर को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा। खुद अगर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट FeSO4 या फेरस सल्फेट भी आप इसे बोल सकते हो, प्लस कॉपर को ये बाहर निकाल देगा। याद रखना ये केवल और केवल तभी इस पे हटा पाएगा जब ये पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, और ये होता ही है ऊपर वाला। यानी ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर ये रिएक्शन इस तरीके से होती ना कि FeSO4 प्लस Cu से क्या बनेगा, तो बहुत से बच्चे बोल देते हैं जी CuSO4 प्लस Fe बन जाना चाहिए जिस तरीके से ये बना है। नहीं बनेगा भाई साहब, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कॉपर तो पावरफुल है नहीं, इसकी औकात ही नहीं है कि ये आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस कर पाए। शक्तिशाली है भाई साहब, भगा देगा तुरंत यहाँ से जैसे वो उसके पास जाने की कोशिश करेगा। तो आयरन को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर की औकात नहीं है वो वहाँ पे डिस्प्लेस कर पाए। क्यों, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचानते हैं कौन सी रिएक्शन हो रही होगी और कौन सी रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आगे देखते हैं एक और, जैसे जिंक है। जिंक किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ से जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, तो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर। एक और एग्जाम्पल देखो, लेड दे रखा है, कॉपर क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवा रहा है CuCl2 के साथ में। तो जो लेड है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर से लेड भी ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये भी क्या करेगा भाई, इसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाकर जुड़ जाएगा। यानी क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड, बाहर क्या निकल जाएगा, कॉपर। तो यहाँ क्या देख रहे हो, लेड डिस्प्लेसेस कॉपर। तो ये जो एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हैं। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। नाम से क्लियर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर केवल एक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, 2 का होगा। 2 का कैसे होगा, कि यहां पर होगा क्या, A प्लस B माइनस C प्लस D माइनस। ये इसके साथ में बॉन्डिंग बना रहा है, ये इसके साथ में बॉन्डिंग बना रहा है, ये इसके साथ में बॉन्डिंग बना रहा है, ये इसके साथ में बॉन्डिंग बना रहा है। अब क्या हुआ, अब इन्होंने किया कि भाई एक काम करो, मैं जो A वाला है, A प्लस वाला है, वो कह रहा है मैं D के साथ बॉन्डिंग बना लेता हूं और तुम भाई B के साथ में बॉन्डिंग बना लीजिए। दोनों जो है एक्सचेंज कर लेते हैं बॉन्डिंग को। अगर दोनों एक्सचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, A प्लस D माइनस। A ने D के साथ में बॉन्डिंग बना ली और B ने C के साथ में बॉन्डिंग बना ली, C प्लस B माइनस। तो इसको हुआ क्या, इस यहां हुआ क्या, यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसीलिए इसको हमने बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हो गए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे आप डेफिनेशन देख ही सकते हो, द रिएक्शंस where a precipitate is formed by exchange of ions between the reactant are example of double displacement reactions. Any reaction that produce a precipitate can be called precipitation reaction. तो precipitation reaction का मतलब क्या है, जहां पर कोई precipitate बन जाए। precipitate बनने का मतलब, ये precipitate होता क्या है, precipitate को हम बोलते हैं PPT। क्या बोलते हैं, PPT। तो precipitate का मतलब होता है ये insoluble आयोनिक सॉलिड कंपाउंड है, आयोनिक सॉलिड कंपाउंड है। तो रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन हो और उससे क्या बन जाए, इंसोल्यूबल आयोनिक सॉलिड कंपाउंड अगर बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट PPT। और प्रेसिपिटेट जिस रिएक्शन में बन रहा है उस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे,
पहला एग्जांपल है सोडियम सल्फेट दे रखा है यानी Na2SO4। Na2SO4 क्यों बना? क्योंकि Na पे प्लस होता है, SO4 पे कितना होता है -2 होता है, तो -2 का इधर मल्टीप्लाई करो, इसका इधर कर दो तो क्या बन जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ में कर रहा है, बेरियम क्लोराइड ये क्यों बना? Ba बेरियम सेकंड ग्रुप का है तो +2 चार्ज आ जाएगा, Cl पे कितना होता है -1, जितने भी हेलोजन होते हैं सब पे -1 होता है। हेलोजन कौन कौन से होते हैं? फिर कल बाहर आई एंटी यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो एक का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो Ba, दो का इधर करोगे तो कितना आ जाएगा Cl2 आ जाएगा। तो दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। देखो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम तो क्लोरीन के साथ में जुड़ जाएगा और बेरियम सल्फेट के साथ में जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा बेरियम सल्फेट और NaCl दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, एक और देखते हैं आगे। बेरियम सल्फेट है BaS जिसे हम बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल, इसका जो फॉर्मूला है वो क्यों आया? बेरियम सेकंड का होता है तो बेरियम पे +2 होता है, सल्फाइड जो सल्फाइड है उस पर कितना होता है -2 होता है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करो, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, तो आना क्या चाहिए था Ba2S2, तो दो को कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा BaS आ जाएगा। कॉमन ले सकते हो अगर बाहर जा रहा है कुछ तो यहाँ पे क्या करेगा, बेरियम बोलेगा जी मुझे तो सल्फेट के साथ में जुड़ना है, और जिंक बोलेगा जी मैं चलो सल्फाइड के साथ में जुड़ जाता हूँ, तो दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे एक्सचेंज किया तो क्या बनेगा बेरियम सल्फेट और जिंक। ये जो होता है बेरियम सल्फेट वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। कैसे कलर का है? व्हाइट। और प्रेसिपिटेट को हम इस तरीके से एरो लगा देते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि वो नीचे की तरफ सॉलिड फॉर्म में होता है तो नीचे की तरफ आके सेटल डाउन हो जाता है। अगर गैस बनती है तो गैस के लिए हम ये वाला एरो लगा देते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल, कॉपर क्लोराइड है CuCl2, किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है? Ki का मतलब पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। इसके साथ में जैसे रिएक्शन की एक्सचेंज कर देंगे, Cu किसके साथ में जुड़ेगा? I के साथ में, और K किसके साथ में जुड़ेगा? Cl के साथ में, तो CuI2 और KCl, इस तरीके से यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आप हमेशा एक चीज और ध्यान रख लेना, यहाँ पे कोई भी कंपाउंड अगर बन रहा है वहां पे कैटाइन पहले होता है प्लस एनायन बाद में होगा, हमेशा कैटाइन। Ba+2 कैटाइन पहले है, SO4 -2 माइनस ये बाद में आ रहा है, हर एक में Ba+2 ये कैटाइन पहले आ रहा है, यहाँ पे एनायन बाद में आएगा। जिंक +2 ये पहले है, एनायन बाद में आ रहा है, तो कैटाइन पहले जुड़ता है, एनायन बाद में आता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम यहीं तक करते हैं। कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ी हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 3 तरीके से हमने देखा था अलग अलग कंडीशंस के अंदर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। इसके अलावा हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस या प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, हर एक रिएक्शन को लिख के अच्छे से आपको याद करना है। केमिकल रिएक्शंस जितनी भी हैं वो जितनी बार लिख के याद रखोगे उतनी ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। ठीक है, लंबे समय तक आप उसे याद रख पाओगे। और 11th 12th में जब आप जाओगे तो वहाँ पे तो रिएक्शंस ही रिएक्शंस आपको मिलेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आती हैं। तो रिएक्शंस को याद करने की अभी से आप धीरे धीरे आदत डालें। शुरुआत में बिल्कुल दिक्कतें आती है, रिएक्शंस को याद करना इतना आसान नहीं होता है शुरुआत में, लेकिन आप वैलेंस चार्ट को अच्छे से याद रखो। देखो कौन कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कैसे फॉर्मूला बन रहा है, थोड़ा सा इसे रिकॉल करो। जितने भी मैंने अभी तक पढ़ाई हैं उनको अच्छे से नोट्स बना के लिख लेना है, रिवाइज करते रहो, रिकॉल करते रहो। ठीक है, और पूरा कंप्लीट वीडियोस मॉक टेस्ट के लिए, कंप्लीट वीडियोस के लिए, सीट्स के लिए, डीपीपीज के लिए, पूरा स्टडी मटेरियल के लिए द डायमंड एकेडमी का प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह बिल्कुल फ्री मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट अगली क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, उस कोरोजन वगैरह जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, क्यों होता है, वो सारी चीज़ें हम अगली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।